यूपी पीसीएस और उत्तराखंड के पीसीएस एग्जामिनेशन पैटर्न क्या एकदम समान है या कुछ डिफरेंट है? प्रीलिम्स लगभग इक्वल है, लेकिन उसमें एक चीज उत्तराखंड में होती है कि वहाँ पे 50 जो क्वेश्चंस होते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक होते हैं, जबकि यूपी में ऐसा नहीं होता है। यूपी में देखते हैं तो यूपी के भी क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। बात करी जाए मेंस की, तो मेंस में क्या है, यहाँ पर भी 8 पेपर होते हैं और वहाँ पर भी 8 पेपर होते हैं। इसे में क्या होता है कि सर वहाँ पर जो है, यहाँ पे 3 ऐसे लिखने होते हैं, वहाँ पर भी लिखने होते हैं। बस ये है कि वहाँ पर उत्तराखंड स्पेशल एक ऐसे होता है, और बाकी जैसे जीएस है और यूपी 5-6, वहाँ पे उत्तराखंड 5-6 पढ़ना है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है और पहले प्रयास में आईएएस तक का उन्होंने इंटरव्यू दिया। माध्यम आईएएस के स्टूडियो में आज मेरे समक्ष ऋषिकांत चौरसिया हैं, जिनका उत्तराखंड 2024 में एसटीओ पर सेकंड रैंक, और ये माध्यम आईएएस फाउंडेशन प्रथम के स्टूडेंट रहे हैं। 2024 यूपी पीसीएस में इन्होंने इंटरव्यू दिया था। फाइनल सिलेक्शन न होने के पश्चात ये एकदम परेशान हो गए थे, लेकिन उसी समय उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू था और उसमें इन्होंने सफलता अर्जित की। इसलिए मैं अब इनसे यह जानने का प्रयास करूंगा कि इनकी सफलता कैसी रही और इन दोनों इंटरव्यू के मध्य इन्होंने किस प्रकार से संतुलन बनाया। तो ऋषि, इस सफलता को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ऋषि, एक चीज ये बताइए कि मार्च में यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू था और उसी समय आपका उत्तराखंड पीसीएस का भी इंटरव्यू था। जी सर। तो इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया आपने? हाँ सर, एक चीज और आपने नहीं जोड़ी है। मार्च में मेरा मेंस भी था यूपी का। हाँ सर, एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का पीसीएस का जो रिजल्ट आया था वो आया था दिसंबर 2025 में, और उसके बाद मैं आरओ की परीक्षा दे रहा था, जो कि फरवरी 2026 में शुरू हुई। तो एक कोऑर्डिनेशन बनाना तो चुनौती थी कि उत्तराखंड पीसीएस वो देखें, इंटरव्यू देखें, कि हम आरओ देखें, क्योंकि जैसे ही आरओ मैंने दिया फिर उसके बाद यूपी का भी रिजल्ट आ गया। तो एक बड़ी चुनौती थी कि 3 चीजें मैनेज करनी थी, उत्तराखंड पीसीएस, साथ साथ यूपी पीसीएस, और साथ साथ यूपी पीसीएस का मेंस भी देखना था। तो एक चुनौती तो थी, लेकिन ये चीज़ था कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज कभी काम नहीं, मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग कभी छूटे, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा है, चाहे उत्तराखंड हो वो भी हम पढ़े हुए थे और साथ साथ यूपी भी पढ़े हुए थे। तो एक ये चीज़ थी कि हमें इंटरव्यू, जैसे आपके साथ इंटरव्यू गाइडेंस या प्रोग्राम शुरू हुआ आपका, तो ये चीज़ था कि इंटरव्यू में कुछ अलग नहीं होता है। एक होता है कि हमें उसमें देखना होता है कि बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो ये चीज़ था कि हमें कुछ पार्ट उत्तराखंड का पढ़ना है और कुछ पार्ट यूपी का पढ़ना है। यूपी के लिए, चूंकि हम यूपी के हैं, तो हमारे लिए एक बेहतर था कि हमें यूपी के बारे में पता है, लेकिन उत्तराखंड पढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो ये था कि दोनों को मैनेज किया गया, एक टाइम बांटा गया कि चलिए 4 घंटे हम यूपी का पढ़ लेते हैं, साथ साथ मेंस, और बाकी जो समय रहेगा उसमें हम इंटरव्यू वाला देखते रहेंगे, क्योंकि जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, ये सारी चीज़। पर ये है कि धीरे धीरे सब मैनेज हो गया, वो हैबिट में आ गया था कि हाँ उसको करना ही है। तो यूपी पीसीएस और उत्तराखंड के पीसीएस एग्जामिनेशन पैटर्न क्या एकदम समान है या कुछ डिफरेंट है? अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो लगभग समान है, क्योंकि जैसे यूपी पीसीएस है उसमें भी जो है प्रीलिम्स और मेंस वाली और इंटरव्यू 3 चीज़ें हैं, ऐसा उत्तराखंड में भी है। प्रीलिम्स लगभग इक्वल है, लेकिन उसमें एक चीज़ उत्तराखंड में होती है कि वहाँ पे 50 जो क्वेश्चंस होते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक होते हैं, जबकि यूपी में ऐसा नहीं होता है। यूपी में देखते हैं तो यूपी के भी क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। बात करी जाए मेंस की, तो मेंस में क्या है, यहाँ पर भी 8 पेपर होते हैं और वहाँ पर भी 8 पेपर होते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल हिंदी है, एसे है, 4 पेपर जीएस के और 2 यूपी स्पेशल 5 और 6। वैसे उत्तराखंड में भी क्या है, हिंदी है, एसे है, 4 जीएस है और 5 और 6 पेपर उत्तराखंड स्पेशल है। पर अगर हम इसमें सूक्ष्म देखें तो हिंदी जो यूपी की है वो थोड़ी सी अलग है, उत्तराखंड की बहुत अलग है। उसमें उत्तराखंड में देखा जाए तो हम पूरी हिंदी पढ़ते हैं, मतलब इंटायर जो भी ग्रामर पोर्शन होता है हम उसको पूरा देखते हैं, उसके अतिरिक्त भी कई सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। लेकिन यूपी में बहुत सिंपल सा है, 5-6 टॉपिक आपको देखने और हो जाएगी। बात करी जाए एसे की, तो एसे में क्या होता है कि सर वहाँ पर जो है, यहाँ पे 3 एसे लिखने होते हैं, वहाँ पर भी लिखने होते हैं। बस ये है कि वहाँ पर उत्तराखंड स्पेशल एक एसे होता है, और बाकी जैसे जीएस है
और यूपी 5-6, वहाँ पे उत्तराखंड 5-6 पढ़ना है। तो लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। ये तो डेडिकेशन के ऊपर है कि कौन कितने अच्छे से हैंडल कर लेता है। हाँ। ऋषि, एक चीज बताइए कि इतनी लंबी यात्रा 2020 से लेकर 2026 तक, एक तरीके से 5-6 साल की आपकी ये प्रिपरेशन, तो कभी आपको निराशा नहीं आती थी? सर ये चूंकि मैं लगातार 20 से मेंस लिखा हूँ, तो निराशा आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए एफर्ट डाल रहे होते हैं, फिर मतलब अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। तो एक वक्त था, ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने फ्रेंड से ही बोलता था, जो सिलेक्टेड भी उनसे ही बोल रहा हूँ, बोलता था कि जो है कि लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि लगातार मैं मेंस लिख रहा हूँ और मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुँच रहा हूँ। तो एक सबसे बड़ी चीज होती है, दूसरे से कहने से पहले अंतरात्मा ही कहने लगी थी, लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, कुछ ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठे रहने से तो नहीं हो पाएगा। तो बस ये था कि इसी कड़ी में उत्तराखंड का रिजल्ट आया, तो बाकी कुछ चेंज हो गया कि अब स्थिति बदल चुकी है, बस ये था। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी, खासकर जब एज एस्पिरेंट आप लगातार पढ़ रहे हो और आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस निराशा के भाव में आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था? सर फैमिली की बात करी जाए तो फैमिली ने कभी भी, मतलब जब से मैंने तैयारी शुरू की, क्योंकि मेरा खुद का डिसीजन था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, उसके बाद मैंने जॉब किया 2 साल तक। तो मेरा डिसीजन था कि पापा एक काम करते हैं कि अब तैयारी करते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में उस तरीके से सस्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खासकर जैसे डीमोनेटाइजेशन हो या कोविड काल हो, तो मैकेनिकल की जॉब कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई थी उससे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा इफेक्ट हुआ था। और प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं वो फेज था उस समय जब मैंने तैयारी शुरू करी थी कि मतलब लोगों को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा था। पर एक गवर्नमेंट जॉब तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी होती है, और साथ साथ जॉब सिक्योरिटी है, वो तो है ही है। तो ये हुआ कि हाँ, मुझे उधर तैयारी करनी है। तो पिताजी ने शुरुआत से कहा ठीक है, तुम तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे पास बहुत समय है, तुम तैयारी कर सकते हो। तो कभी भी उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए नहीं, आज भी इतना साल हो गया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो है तैयारी छोड़ो। मैंने भी कभी कभी कहा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि अब मुझे कुछ दूसरा देख लेना चाहिए प्राइवेट में। उन्होंने बोला नहीं, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी मैं देख लूँगा। यानी मीन्स सिविल सेवा की तैयारी के लिए फैमिली सपोर्ट होना जरूरी है। बिल्कुल सर। हाँ, कभी आपको यह निराशा, जब आपका नहीं हो रहा था कहीं, तो इस निराशा के भाव में कहीं आपके मन में ये विचार नहीं आया कि अब मेरा नहीं होगा? सर चूंकि लगता है, जब लगातार हम दे रहे होते हैं, नहीं हो रहा तो बिल्कुल लगता है। लेकिन देखिए सर, मेरे साथ जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने 2022 में मेरी मैरिज हुई, मेरा भी एक बच्चा भी है छोटा। तो एक होता है नहीं कि आपको लगता है कभी कभी अपने लिए नहीं और आने वाले भविष्य के लिए भी देखना होता है। जब भी मैं कभी सोचता हूँ कि मेरा नहीं होगा, तो मेरे सामने मेरी एक फैमिली होती है कि नहीं, अगर मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है 8 साल, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने परिवार का भविष्य देखना है। वो मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तो एक वो मोटिवेशन का ही काम करता है। जब मैं उनका फेस देखता हूँ कि नहीं, उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद से मुझे भेजा है, तो उनकी उम्मीद कभी खराब नहीं होने दूंगा। तो एक सेल्फ मोटिवेशन था मेरे लिए। आपका वैवाहिक जीवन या आपका विवाह 2022 में हो गया जी, उसके बाद आपकी पढ़ाई में परिवार क्या अवरोध पड़ा कि सपोर्ट लिया? सर मुझे लगता है मैं बहुत फ्री हो गया एक चीज़ से। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसके आगे मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा। मेरे पास एक ही चीज़ नहीं थी शादी के बाद, मेरे पास नौकरी नहीं थी, और मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने कभी भी इस चीज़ पे, मतलब हम लोग के बीच में, जैसे लोगों के बीच में क्या होता है, कुछ समय बाद झगड़े लड़ाई होते हैं, पर कभी भी हमारे बीच ऐसा नहीं। हमेशा सपोर्ट किया, आप पढ़ाई करिए, मैं देख लूंगी बाकी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ उनका हमेशा रहा, उन्होंने हमेशा साथ दिया। साथ साथ फैमिली का भी यही रहा, वो लोग कभी भी इस चीज़ के लिए अवरोध नहीं बने कि तुम पढ़ाई करो, मैं देख लूंगा। या मेरी वाइफ भी है कि आप अपना करते रहिए, बाकी मैं सब मैनेज कर लूंगी, जब तक आपके पास नहीं है कुछ भी। नहीं है इसका मतलब। तो ऋषि, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कहा जाता है कि तैयारी के लिए सभी पेपर अच्छे नहीं होने चाहिए। यानी मीन्स कि मेंस के एग्जामिनेशन में सब पेपर अच्छे नहीं होते और सब पेपर एक समान नंबर नहीं आपको देंगे।
तो आपकी दृष्टि में किन पेपरों पर ज्यादा फोकस किया जाए जहां से कि सिलेक्शन के चांसेस अधिक से अधिक हो जाए? मुझे लगता है सर कि सिलेक्शन के लिए आपके लिए सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, हम किसी एक को नेग्लेक्ट करके जो आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम सभी सब्जेक्ट में एटलीस्ट बेसिक समझ हो और हम अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है यूपी पीसीएस में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। जैसे इस बार का ही मेंस में मैंने लगभग 112 112 नंबर मेरा स्कोर हुआ और बाकी का इस बार भी अच्छा स्कोर रहा हिंदी, तो हिंदी स्कोरिंग है। ऐसे में कई बार होता है आपके मन मुताबिक नहीं आया तो फिर भी आप 85 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। जीएस 1 2 3 की बात करी जाए 4 हो तो 1 2 में देखा जाए तो इजीली स्कोर कर रहे हैं लोग। इस बार 3 और 4 में थोड़ा सा देखा जाए कि जैसे यूपी पीसीएस का रिजल्ट सबके लिए अनएक्सपेक्टेड रहा है, पर ऐसा नहीं कि पहले स्कोर नहीं हुए हैं। मैं उत्तराखंड पीसीएस की बात करूं तो जहां यूपी पीसीएस मेरा स्कोर थोड़ा कम रहा तो उत्तराखंड में मैं 100 प्लस रहा हूं। अच्छा। और 5 और 6 भी ऐसा है कि बहुत अच्छा है, आप उस पर बिल्कुल आप गेन कर सकते हो क्योंकि आप उसी स्टेट के हो तो आपकी समझ वैसे भी बेहतर होती है किसी अन्य के मुकाबले। तो अगर आप सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना और आप सब पे ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना ही है। क्योंकि आप देखिए कोई भी टॉपर हो तो उसके लगभग सभी में एक अच्छे मार्क्स आए, एक आध मार्क्स जैसे कभी कभी होता है कि किसी में बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन वो सब्जेक्ट उसके लिए बाधा नहीं बनता है, वो टॉप करता है उसके लिए। तो ये चीजें आप सबको अगर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, किसी एक को छोड़ना शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है। नहीं, जैसे ये कहा जाता है कि हर पेपर एक समान परफॉर्मेंस आपको नहीं दे सकता। जी सर। जैसे जनरली देखा जा रहा है कि जीएस पेपर 3 नंबर फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ पेपर के कंपैरिजन उतना नंबर नहीं उठाता है। हाँ सर, ये तो है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर मैंने ऐसे लोग को भी देखा है कि जीएस थर्ड में 120 प्लस लेके आ रहे हैं। तो ये होता है सर, क्योंकि क्या है ना कि सब कुछ डिपेंड करती है आपकी सब्जेक्ट के प्रति समझ क्या है। कई बार होता है कि हमें जो बोझिल लग रहा होता है दूसरे के लिए इजी होता है, तो ये नहीं कह सकते कोई स्कोरिंग नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि एथिक्स बहुत बोझिल लगता है और किसी का एथिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लगन से उस पर लगेंगे और ध्यान देंगे उस पेपर के लिए तो आपको डेफिनेटली अच्छा नंबर मिलेगा। नहीं, जैसे जनरली कहा जाता है कि जीएस पेपर थर्ड में इतने कंपोनेंट है, यानी इकोनॉमिक्स है, आपका साइंस टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नेचर के आएंगे। हाँ सर, ये चीज तो है। अगर देखा जाए, अगर जीएस थर्ड की स्पेशली बात करूं, देखिए 50% तो आपका लगभग इकोनॉमी वाला पार्ट कवर होता है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन देखिए क्या है कि थोड़ा सा जैसे बैकग्राउंड का भी इफेक्ट, जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है तो मेरे लिए इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे थोड़ी चैलेंजिंग लगी हो, इकोनॉमी में इजिली समझ लेता था। साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली हम लोग उससे जुड़े हुए हैं तो डायरेक्टली वो है। और बात करी जाए, मैंने जैसे यूपीएससी शुरू किया था तो मैंने एज अ ज्योग्राफी ऑप्शनल चुना था। तो मेरी एनवायरमेंट इकोलॉजी पार्ट हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, वो वहाँ मेरे से कवर हो रहे थे। और साथ साथ बचता है सिक्योरिटी वाला पार्ट, तो सिक्योरिटी वाला पार्ट भी एक तरीके से कंटेम्प्रेरी टाइप होता है, जो भी करंट में चल रहा है उससे जुड़ा है या फिर बेसिक आपकी समझ होनी चाहिए। तो ये नहीं कह सकते बहुत बोझिल, हाँ पढ़ने में थोड़ा बोझिल होता है कि एक साथ इतनी चीज़ों को कवर कैसे करें, लेकिन अगर आपने एक बार ढंग से उसको पढ़ लिया है तो आप उस पर पॉइंट फॉर्म कर सकते हैं। यही है सर उसका। तो ऋषि, एक चीज बताइए कि 24 पीसीएस का इंटरव्यू दिया, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं इस नकारात्मक रिजल्ट का इम्पैक्ट 25 के मेंस पर आपके ऊपर पड़ा या फिर इंटरव्यू पर पड़ा? और सर देखिए क्या, एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंतिम सब तो यही कहेंगे कि मेरे मेंस में मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, जिस वजह से मैं फाइनल सिलेक्टेड नहीं हुआ हूँ। लेकिन हाँ ये रहा कि इंटरव्यू मेरा काफी लेट हुआ था, मेरा 19 मार्च को था और 29 मार्च से मेन शुरू हुआ था। तो ये था कि उत्तराखंड पीसीएस भी देख रहा हूँ, उसके पहले मैंने जैसे बताया कि आरओ का भी एग्जाम दिया था। तो एक चैलेंज हो गया था कि मैं कैसे सारे सब्जेक्ट्स को देखूं। हाँ इतना था कि मैंने पहले जो भी अपनी नोट्स बनाई थी तो हाँ उसको कम समय में पढ़ा जा सकता था, लेकिन प्रैक्टिस के बिना कहीं ना कहीं सब चीज़ अधूरी रहती है। 10 दिन बाद जो है मेंस था, मेंस के दिन ही पहला जब हमने हिंदी और एशिया का पेपर दिया, उसी दिन रात को जो है रिजल्ट भी आता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा दिन हमारा डिस्टर्ब हुआ। तो कहीं नहीं, मुझे लगता है कि मेंस पे तो इफेक्ट पड़ा ही है, क्योंकि पेपर 1 2 हो या फिर बाकी पेपर हो, जब आपका रिजल्ट नहीं आता उस टाइम पे तो थोड़ी सी तो निराशा होती है। यूपी में 5 और 6
एकदम नया है क्योंकि सब्जेक्ट हटा दिया गया और 5 और 6 यूपी स्पेशल एकदम नया चीज़ है। मार्केट में इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है जी, स्टडी मटेरियल नहीं है। इसी तरह का उत्तराखंड में भी होगा कि उत्तराखंड 5 और 6 का भी कंटेंट नहीं होगा। तो इस समस्या का समाधान आपने कैसे किया? सर देखिए, यूपी के लिए बात करी जाए तो हाँ, कुछ चीज़ें कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अगर यूपी का पिछला सिलेबस देखा जाए तो अगर चाहे GS1 हो, GS2 हो या GS3 हो, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट यूपी का पहले से ही मेंशन था। तो ये नहीं कह सकते हैं कि यूपी कम्प्लीटली हमारे लिए नया था। दूसरी चीज़ है कि जब हम यूपी का पीटी देते हैं तो यूपी के पीटी में हम बहुत सारा पार्ट यूपी का कवर करते हैं। तो जब सिलेबस आता है तो सिलेबस में जैसे कई सारी चीज़ें थी जो नई थी और जो लोग नहीं पढ़े हुए थे। हाँ, इनिशियल स्टेज में देखा जाए जब 2023 से पहला मेंस होता है तो उस समय थोड़ा सा चैलेंज था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने मेहनत भी की और अब अच्छा कंटेंट भी आ रहा है और लोग को ईजिली अब अवेलेबल हो जा रहा है। तो हाँ, ये चीज़ है कि यूपी में अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं और जो भी कुछ दे रखा है तो आप ईजिली मैनेज कर सकते हैं उसको। ऋषि, जैसे आपने कहा कि पहले यूपी के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आते थे, फोर्थ में आते थे जी, तो उस समय क्या था कि आपके पास मेन सब्जेक्ट है, उसको यूपी को रिलेट करके आपको आंसर देना था। जी। अब स्पेशली यूपी है तो क्या यूपी का आंसर लिखते समय हमें मेन कंटेंट को उठा के यूपी का आंसर लिखना चाहिए या फिर एकदम यूपी स्पेशल को ही लेकर चलना चाहिए? देखिए सर, क्या है ना कि हमें लगता है कि अगर हम इंडिया और यूपी को हम अलग नहीं देख सकते। जैसे हिस्ट्री की बात करी जाए तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम यूपी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 1857 तो क्या इंडिया का पार्ट नहीं था? हाँ। अगर यूपी में आ रहा है, हाँ। जब इंडिया की बात करते हैं तो हम बिहार को भी लेते हैं, राजस्थान में भी, या फिर कहीं अन्य जो स्टेट थे जहां पर इम्पैक्ट हुआ था 1857 का, उसको लिखते हैं। पर जब यूपी की बात कर रहे होते हैं तो यूपी के पास ऑलरेडी 1857 की इतनी बड़ी विरासत रही है, जो भी चीज़ है, तो उसको हम कम्प्लीटली, हमारे पास इतना कंटेंट है कि हम उसको लिख सकते हैं। ऐसे ज्योग्राफी की बात करी जाए, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो हम गैंगेटिक प्लेन पढ़ते हैं, तो हम उसको अलग से नहीं देखते हैं कि हम यूपी को देख रहे हैं। तो अगर ब्रॉडर वे में देखा जाए तो यूपी का सिलेबस भले इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन चीज़ें वही हैं। लेकिन हाँ, एक काम करने की ज़रूरत है कि जब हमसे किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक पूछा है तो हमारा आंसर भी यूपी ओरिएंटेड होना चाहिए। कि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको भारत की तो समझ है पर यूपी की कितनी समझ है, क्योंकि वो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो कैंडिडेट है वो यूपी को कितना अच्छे से समझ पा रहा है। तो यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है कि आपको यूपी ओरिएंटेड देख के लिखना है, ना कि कंप्लीट। उस पर आपको ज़्यादा बेहतर मार्क्स मिलेंगे। यूपी को कोई स्कीम्स हैं, यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर वो उस चीज़ में रिफ्लेक्ट होगा ना तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन की डिमांड भी पूरा करेगा और एग्जामिनर को शायद बेहतर लगे और नंबर भी मिलते हैं इससे। तो अगर आपके पास, जैसे कई बार होता है कि यूपी गवर्नमेंट के पास उस तरीके से काम नहीं हुआ है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपी गवर्नमेंट ने पहले उतना नहीं था लेकिन अब बहुत कुछ बढ़ रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे लखनऊ की बात करी जाए तो ये लखनऊ है बायोटेक्नोलॉजी का, तो इसको घोषित किया गया था सेंट्रल लेवल पे। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बायोटेक्नोलॉजी पे, तो यूपी गवर्नमेंट ने भी काम किया है। तो हम वहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लेके लिखते हैं कि हाँ, लखनऊ में हो या सहारनपुर में हो या फिर ललितपुर में जो भी इसके लिए काम किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, उसको हम साथ में लेके चल सकते हैं। नहीं, कई स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है जी। हमारे सामने कई स्टूडेंट ये बात करते हैं कि सर, अगर यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है या पेपर 5 और पेपर 6 का क्वेश्चन है तो उसकी स्टार्टिंग कैसे? मान लीजिए हम जीएस पेपर 2 की बात करता हूँ। जीएस पेपर 2 में अगर यूपी स्पेशल के सिलेबस को एनालाइज करें तो गवर्नर से शुरुआत होती है। जी सर। तो गवर्नर की शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो क्या सेंटर के पोजीशन के साथ लेकर चलें या सीधे हम गवर्नर से इसको शुरू करें? सर, एक तरीके से हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में हैं। हाँ। तो स्टेट का हेड तो गवर्नर है। हाँ। सेंट्रल पे तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो अगर गवर्नर पे पूछा गया है तो चूंकि स्टेट के हेड को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है
तो हम कहीं ना कहीं जैसे वो भी जो आर्टिकल्स हैं, गवर्नर के लिए आर्टिकल्स क्या हैं, किस पार्ट में देके रखा है, हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब गवर्नर को लेके चैलेंजेस पे आता है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल के बात किए बिना गवर्नर अधूरा होता है, क्योंकि हम वहां पर रिफ्लेक्ट होता है कि गवर्नर कैसे जो एज ए एजेंट वर्क कर रहा होता है और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हेड वर्क कर रहा होता है। तो हमें वहां उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब कि 5 और 6 में सेंटर के साथ साथ आप यूपी स्पेशल या उत्तराखंड स्पेशल का जिक्र करेंगे, लेकिन सेंटर को कम कर देंगे और स्पेशली यूपी या उत्तराखंड को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी सर, जी यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही है इसका। जी सर, क्योंकि ये सब्जेक्ट लाए इसीलिए गए हैं ना। हाँ। कि आप उस स्टेट को कैसे जान रहे हो। अगर उस स्टेट के लिए लेके आएगा तो इसका मीन्स ये है कि स्टेट के बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो रिफ्लेक्ट होगा वो आपके आंसर से ही। एग्जामिनर तो आपकी आंसर कॉपी देख के समझेगा ना कि आप स्टेट कैसे जानते हैं। तो बस वही है सर इसका। ऋषि, आप लखनऊ के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और जब उत्तराखंड का एग्जाम देने आप गए मेंस का, तो 5 और 6 उत्तराखंड स्पेशल 5 और उत्तराखंड स्पेशल 6 पेपर, तो वहां के बारे में आप पढ़ के ही नॉलेज लिए। जी सर। तो इसकी तैयारी आपने कैसे किया? सर देखा जाए उत्तराखंड ने रिसेंट में सिलेबस अपडेट किया था। पहले यूपी पीसीएस का होता है और उत्तराखंड का पहले अलग सिलेबस था। मैंने 21 में हुआ था, मैंने दिया नहीं था, तो मैंने उसके सिलेबस को प्रॉपर नहीं देखा। लेकिन अभी जो हम पहले ही बात कर चुके हैं एज इट इज सिलेबस है। तो मेरे सामने था कि मुझे उत्तराखंड 5 और 6 ही पढ़ना है। तो पहला चैलेंज है कहाँ से पढ़ा जाए। तो ये था, मैंने एक परीक्षा वाणी आती है उत्तराखंड के लिए स्पेशली, तो मैंने उससे देखा। फिर ये था कि सब कुछ उसमें नहीं मिला, तो फिर मैंने जो लोकल लेवल पे उत्तराखंड में देहरादून में कई सारी कोचिंग्स हैं, वहाँ हमने बात करी और वहाँ से हमने एक ऑनलाइन क्लास ली। तो उससे क्या हुआ कि मुझे पेपर और 6 में बेसिक समझ मिल गई, क्योंकि यूपी के हम पहले ही पढ़ चुके थे। लेकिन सिस्टम लगभग सिमिलर है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो जैसा यूपी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है सेम वहाँ पर उत्तराखंड का है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पार्ट थोड़ा सा अलग होता है कल्चर वाला। बात करिए इकोनॉमी की, तो अर्थव्यवस्था में चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो टूरिज्म ओरिएंटेड है, यूपी की थोड़ी सी अलग होती है उसमें। तो इन सब चीज़ों में जो बेसिक डिफरेंस है उसको मैंने सेग्रेट किया। तो इस तरीके से मैंने उसको तैयारी की और बेहतर रहा। उसमें नंबर भी मेरे ठीक है। मतलब मैंने 106 पेपर 6 में मुझे मिला था, 99 73 मार्क्स मुझे जो है पेपर 5 में मिला। ये तो अच्छे नंबर है। जी सर। हाँ, जनरली एक धारणा है स्टूडेंट के बीच कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी की जाए या पहले मेंस की। आपका दृष्टिकोण क्या है इस पर? कि सर इनिशियल लेवल पे जब नहीं होता है तो हम प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा भागते हैं। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने मेंस लिखा तो मुझे दोबारा ये सोचना नहीं पड़ा कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि मेंस के बाद क्या होता है आप एक ब्रॉडर अप्रोच में सोच रहे होते हो, क्योंकि आपकी थिंकिंग अप्रोच होती है। तो उसमें क्या होता है कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो शायद मैंने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ी थी। तो मेरे एक सोचने का, कहते हैं सोचने समझने का नज़रिया बदल चुका है। तो उससे ये हुआ कि मुझे फ़ायदा मिला कि कई बार मैं प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर तैयार भी नहीं होता था, पर लेकिन एक समझ होती है ना कि आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ चुके हो, तो उसका आंसर करने में ईजी हो जाता है कि ये नहीं हो सकता। जैसे कई बार होता है ना कि हमें पहले ये समझना है क्या गलत है, क्या सही नहीं है। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो उसमें होता है कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो इट्स मीन जो बचा है वो होगा। तो ये तभी आ सकता है जब आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ें। तो अगर आप मेंस के लिए पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि मेंस में क्या होता है आप समझ बढ़ाते हो, प्रीलिम्स में आप रटने की कोशिश करते हो। तो दोनों में अंतर है। और मेंस अगर आप पढ़ लोगे ना, और प्रीलिम्स जिस दिन आपका हुआ ना, तो आपका मेंस नहीं रुकेगा। तो मुझे लगता है कि मेंस पे फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स तो लास्ट के 2 महीने 3 महीने जब भी प्रीलिम्स स्टार्ट होता है तो आप उस पर बिल्कुल फोकस करिए, लेकिन मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रीलिम्स का रास्ता मेंस से निकलेगा। क्योंकि फाइनली अगर देखा जाए तो सिलेक्शन तो मेंस ही कराएगा। जी सर। प्रीलिम्स तो सिर्फ एक मेंस के हॉल में पहुंचने का एक रास्ता है। बिल्कुल सर। हाँ, कि अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो मेंस के हॉल में हम पहुंचेंगे नहीं। जैसे मेरा उत्तराखंड में 87 पे ही कट ऑफ गया था, और मैं कट ऑफ से जस्ट ऊपर था, मेरा भी 87 पॉइंट समथिंग मार्क्स था। तो ये हुआ कि प्रीलिम्स हो गया।
अब बाकी सारा काम मेंस में ही किया। तो मेंस में हाँ ठीक है, मैंने स्कोर किया लगभग 796 या 97 के आसपास, और रिमेनिंग मेरा 85 के आसपास मुझे इंटरव्यू का मार्क्स मिला हुआ है। तो ये चीज़, हाँ, मेंस अगर बेहतर नहीं होता तो उस प्रीलिम्स की वैल्यू नहीं थी। क्योंकि मेंस फाइनली सिलेक्शन तो मेंस कराएगा। जी सर, बिल्कुल। और अगर मेंस अच्छा है तो सिलेक्शन निश्चित है। बिल्कुल सर। तो मेंस अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि सर बेसिक्स तो हमें समझना पड़ेगा। देखिए बेसिक्स क्या है, एनसीईआरटीज हैं। एनसीईआरटीज आपको बहुत कुछ देती हैं। एक तो ये होता है कि आपको लिखना क्या है वो समझ में आती है, और आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं। तो एक तो एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, आपकी बेसिक समझ है। दूसरी चीज़ है, जैसे आपने किसी भी कोचिंग में किया हो, कहाँ हुआ जैसे, या फिर आप सेल्फ भी स्टडी कर रहे हो, और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है पीवाईक्यू। कि हम तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सीमा ध्यान देनी होगी कि हमें पढ़ना कहाँ तक है। तो ये चीज़ होता है कि जब हम पीवाईक्यूज देखते हैं तो उसमें समझ में आता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कैसे क्वेश्चन इवॉल्व हो रहा है। तो हमें अपनी डायरेक्शन उसी अनुसार जो है रखनी होती है। तो अगर आप इन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, एक तो हो गया अपना बेसिक नॉलेज, प्लस आप जो पीवाईक्यूज देख रहे हो, अगर आप उसको मिक्स करके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और जो भी मतलब करंट अफेयर में चल रहा है उस कंटेम्प्रेरी इशूज को भी प्रॉपर उसमें साथ साथ ऐड ऑन कर रहे हो। जैसे नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट दी तो हमें ये डालना है कि हमारे मेंस में नीति आयोग से, जैसे यूपी ने पॉवर्टी पे अच्छा काम किया तो नीति आयोग ने भी इसको अप्रिशिएट किया, यूपी ने जीरो पॉवर्टी मिशन शुरू किया। तो अब ये क्या है कि हमें अपने कंटेंट में इसको ऐड ऑन करना है, ताकि अगर यूपी में अगर कभी भी पॉवर्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल लिख रहे हैं कि पॉवर्टी ये है और ऐसा हुआ, इसके ये रीजंस हैं, मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जब आप इन चीज़ों को भी ऐड करोगे ना, और साथ साथ क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग करोगे, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। तो मेंस अच्छा करना है, मेंस अच्छा करने के लिए आंसर राइटिंग की भूमिका क्या होगी? सर आंसर राइटिंग उसका बेस है। आंसर राइटिंग बेस है। बिल्कुल सर। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे ना, तो मेंस का आप मार्क्स तो लेके आओगे, कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, तो आंसर राइटिंग में कितने क्वेश्चन कर लेना चाहिए जिससे कि ये माना जाए कि मेंस अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा? सर ये तो मैं नहीं कह सकता कितने क्वेश्चन करने, ये तो कैंडिडेट के ऊपर होता है, वो कितनी तरीके से, सबसे अच्छी चीज़ है कैसा प्रेजेंट कर पा रहा है। क्योंकि लिखने के लिए तो सभी लिख रहे हैं, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मीन्स है कि कुछ लोग बेहतर लिख रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा जानते हुए कम उसको बेहतर लिख रहे हैं। तो लिखने में ये है कि आप लिख तो रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है आप अपने प्रेजेंटेशन को सुधारिए, कि जो भी आप लिख रहे हो कितना क्वेश्चंस की डिमांड को पूरा कर रहा है, और वो कहाँ तक जो है हमारी मतलब जो भी आयोग की या फिर आंसर की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है। अगर आप उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छे प्रेजेंटेशन की तरह लिखेंगे, जैसे आप ऐसे एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक रेस्टोरेंट है 5 स्टार, जब वहां पे कोई जाता है तो आप देखेंगे कि प्रॉपर मेनू आता है, उसकी जो थाली होती है बहुत अच्छे से मतलब उसमें सारी तरीके से रखा जाता है सामान। एक नॉर्मल ढाबे पे जाते हैं तो सारी चीजें एक ही में पलट देता है। तो जब सारी चीज एक ही में पलट देगा तो आपको भी लगेगा यार कैसा खाना दिया है। और जब एक अच्छे होटल में जा रहे हैं तो आप देखेंगे सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप रखी हुई हैं, तो उसको देखते हैं भले ही वो चीज महंगी हो, मतलब आप भले उतना टेस्ट ना हो, लेकिन आपको देख में लगे बहुत अच्छा है, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये चीज है। तो वही चीज यहाँ आंसर राइटिंग में भी है कि अगर आप हर चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हर चीज प्रॉपर वे में है और सब चीज जो हमने मांगी थी वो चीज है और व्यवस्थित ढंग से है, तो आपको लगेगा नहीं हाँ इसमें तो मार्क्स मिलने चाहिए, और डेफिनेटली मिलते भी। तो अब सिर्फ सारा खेल तो मुझे लग रहा है एक अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छे कंटेंट का है। कंटेंट का ये आंसर राइटिंग से। जी सर। एक मुद्दा और खड़ा होता है स्टूडेंट के समक्ष, और वह यह होता है कि अगर आंसर राइटिंग में वो जा रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हर पेपर किसी भी पेपर का सभी क्वेश्चन तो एक जैसा नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल सर। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन अगर पेपर है तो 20 क्वेश्चन में 12, 13, 14 मैक्सिमम एक लेवल तक होगा। जी सर। तो यही है कि 50 to 55% क्वेश्चन को बहुत अच्छा किया जाए जहां पर कि आपका मार्किंग अच्छी हो,
और लास्ट के जो क्वेश्चन बने वो तो जनरल क्वेश्चन बनेंगे, जी क्योंकि आपका लंबा समय तक इसमें अनुभव रहा, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी सर, ये बिल्कुल सही है कि जैसे हमारे पास एग्जाम में कोई भी पेपर आता है तो हम सारे क्वेश्चंस को नहीं जानते और हर किसी को हम अच्छे से लिख भी नहीं सकते। तो कई बार होता है वहाँ पे हम इंटेलिजेंस का काम करते हैं, कई बार होता है कुछ क्वेश्चंस क्लू छोड़ता है, भले नहीं आ रहे होते। जैसे क्लू कैसा? जैसे पिछली बार आया था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये आया था यूपी पेपर 6 में आया था, लास्ट ईयर वाले 24 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 24 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें था कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हमने सुना नहीं कहीं पर, खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में या जो भी है। तो एक चीज समझ में आया कि अच्छा ये सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है तो इट्स मीन ये कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो बस यही होता है, हमें नहीं आ रहा है पर हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए, अगर ये परिषद की बात कर रहा है तो मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है और नेशनल सिक्योरिटी के क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको हमें डालना है। तो ये चीज होता है कि जो चीज आ रहे हैं आप उसको अच्छे से फ्लो चार्ट, डायग्राम, जो भी आप मतलब अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छा कंटेंट डालिए। जो नहीं आ रहा है तो आप इंटेलिजेंस गेस से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मुझे 20 आउट द टॉप 20 आते हैं तो हो सकता है किसी को आ भी रहे हैं, तो पर ये जरूरी नहीं हर किसी को आ रहा है, तो वो कर सकता है। जैसे आपसे बात होते समय आपने कहा कि सर उत्तराखंड का रिजल्ट निकलने के बाद लगभग 3 दिन बाद मैंने रिजल्ट देखा। जी सर। और रिजल्ट देखने के बाद 5 बार देखा कि कहीं हमारा ही तो है। जी सर। ऐसा क्या फीलिंग थी आपकी? सर उत्तराखंड जब प्रीलिम्स में देके आया था तो मैं उत्तराखंड स्पेशली नहीं पढ़ पाया था, किसी कारणवश थोड़ी सी फैमिली में ट्रेजेडी हुई थी, इस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया था। मैंने सोचा था कि लास्ट की जो वीक रहेगी उसको उत्तराखंड में पढ़ लूंगा और चूंकि नया चीज है तो लास्ट में पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगी, एक मेरी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। तो लेकिन लास्ट वीक में ही ट्रेजेडी हो गई तो मैं उसको पढ़ नहीं पाया। तो एक रहता है कि नहीं होगा 87 मार्क्स में तो नहीं होना है, क्योंकि उसके पहले के जो भी पेपर रहे हैं उसमें उससे लोएस्ट कट ऑफ नहीं गई थी। तो जब रिजल्ट आता है तो जो लोग पहले मेंस लिखे हुए थे उनका भी नहीं हुआ था। तो मुझे लगा जब उनका नहीं हो रहा है तो मेरा ही क्या होगा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है। तो मैंने 3 दिन तक रिजल्ट ही नहीं देखा, ये मान के कि मेरा नहीं हुआ है। तो मेरे रूम पार्टनर थे तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई अब तो रिजल्ट देख लो। तो मैंने कहा भाई देख लो, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। जब उन्होंने देखा तो उसमें क्या नाम तो है यार, रोल नंबर तो दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा सही में, तो फिर मैंने 5 बार फिर रिपीट चेक किया कि सच में नाम आ गया। तो मतलब ऐसी चीज होती है जब हम जिसकी कल्पना नहीं करते हैं और वो चीज हो जाए तो हम उसको कैसे इतनी जल्दी भरोसा करते हैं। तो ये चीज है सर, उसमें रही है। यानी ये सबके साथ होता है कि जब पहली बात तो इसी तरह कोई भी स्टूडेंट देखता है, उसके बाद सोचता है कि हम जो नंबर रोल नंबर देख रहे हैं क्या एक्चुअल में वही रोल नंबर है, तब वो अपने एडमिट कार्ड को खोजता है, फिर उसको लेकर जाता है। सर ये तो मैं पूरे उत्तराखंड सच में बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है। मैं सबसे कहता हूँ कि मैं मेंस को भी 4-5 बार देखता हूँ और जब ये फाइनल सिलेक्शन हुआ तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। मैंने 2-3 लोग को भेजा, आप भी लोग चेक करके देख लो कि सच में नाम है कि नहीं। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपने अपनी तैयारी में किन तथ्यों पर सबसे अधिक बल दिया? सर मेरा फोकस जहाँ तक मैं इनिशियल स्टेज में कहीं प्रीलिम्स रहा, लेकिन जैसे ही पहला प्रीलिम्स मेरा हुआ था तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि बिना मेंस के कुछ नहीं होना है। तो मैंने मेंस पे ज्यादा काम किया। तो मेंस पे मैं आज भी सबसे यही कहता हूँ कि प्रीलिम्स आप करिए बिल्कुल, लेकिन आप प्रीलिम्स पे ही सिर्फ फोकस मत करिए। मेंस आप जितना अच्छा करेंगे ना, प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा। ये मैंने व्यक्तिगत तौर पे अनुभव किया है। हाँ मेंस में हाँ हर बार बदलता पैटर्न, हाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे, थोड़ी सफलता मिलने में देरी रही, पर मैं असफल नहीं हुआ। तो ये चीज है कि आप पेशेंस रखिए और रेगुलर आप उसमें लगिए, खासकर मेंस में आप अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो। किसी भी नए स्टूडेंट के लिए सिविल सेवा या चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, क्योंकि आप दोनों का एग्जाम दे रहे हैं, कितना टाइम सफिशिएंट हो सकता है जहां पर वो अगर ईमानदारी से तैयारी करे तो सफलता मिल जाए? सर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है और पहले प्रयास में आईएएस तक का उन्होंने इंटरव्यू दिया, मतलब फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ है। मतलब मैं खुद को देखता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सोच रहा हूँ 2 साल तो मुझे पढ़ना है अभी, लेकिन एक बच्चे को देख रहा हूँ वो 1 साल पहले आया, वो लगातार क्लासेस कर रहा है। मतलब सुबह जा रहा है और शाम के 7 बजे तक 3 क्लास कर रहा है। मतलब 3 कैसे कर सकता है?
वो लाइब्रेरी में ही सो जा रहा है। और उसने पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स भी निकाला और मेंस भी निकाला और इंटरव्यू में 2 या 3 मार्क्स से रह गया था। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कितना टाइम लगेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी वो है गट्स है कि आप कैसे कर सकते हो। तो जिसके अंदर जितनी, क्योंकि कई लोग हैं 21 साल की एज में भी आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। और मैं तो यही चाहूंगा कि इस लाइन में जितना लंबे समय तक ना खींचो तो बेहतर ही है, पहले निकल जाओ। अगर 2 साल 3 साल के अंदर आप कर ले रहे हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं। नहीं तो वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए एक आइडियल्स, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर पैटर्न को देखा जाए तो पीसीएस का भी 1 से 1.5 साल का टाइम लेता है, मिनिमम इतना समय लेता है। जी सर। यूपीएससी भी लेता है। तो अगर 1.5 साल का समय पीसीएस भी ले रहा है, 1.5 साल का समय आपका यूपीएससी भी ले रहा है, तो आप कितना समय लेने की बात करेंगे कि जितना कि इस टाइम में, इतने टाइम में आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो जाएगी? सर प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उनको खुद पे ही एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें करना है। अगर हम जा रहे हैं तो हमें यही करना है। तो आप ये सोच के आएंगे कि हमें निकालना है। तो जब भी आप इनिशियल स्टेज में, क्योंकि आप जैसे कोचिंग में आ रहे हैं, जब कोचिंग से जुड़ते हैं तो आपको उसी समय वो काम करने शुरू कर देने चाहिए जो एक्चुअल में आईएएस बनने के लिए करना है। जैसे आपको ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस की डिमांड बनेगी जब हम प्रीलिम्स या मेंस दे रहे होंगे। अगर आप उसी स्टार्टिंग, जैसे आपने पहला पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, तो आपको ये भी देखना है कि जो सर ने पढ़ाया है और जो मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितना सिमिलर हैं। वो ये जो चीज़ छूट गया है उसको अगर हम साथ में लेके चले, जैसे प्रीलिम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो शायद आपके नोट्स में नहीं है, अगर आपने उसको साथ में लेके चले तो इसका मतलब आपने तैयारी वहीं से शुरू कर दी जिस दिन से आपने क्लास ली। तो इसका मतलब हो जाएगा कि लंबे समय बाद आपने वो सारी चीज कर ली होगी जो आप 1.5 साल 2 साल बाद करना शुरू कर रहे होंगे। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में कर लेंगे ना, ये कहते नहीं कोरे कागज पे आप कुछ भी लिखोगे तो अच्छा है, जब आपने शुरुआत से ही अच्छा कर लिया। जब एक मेच्योरिटी एज में आते हो तो आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते। तो जब शुरुआत से आपने ये काम कर लिया ना, तो आपको जितना भी प्रीलिम्स होगा ना उसके लिए आपने पहले ही काम कर लिया है। तो इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप प्रीलिम्स या मेंस देने जाओगे तो आपके पास एक अच्छा सेट होगा कि आपने प्रॉपर आंसर राइटिंग कर ली है और आपने प्रॉपर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर ली है। तो जब आप क्वेश्चंस लिख रहे होगे तो क्वेश्चन आपके सामने होगा कि यही आंसर। और मुझे लगता है कि मैंने ये स्ट्रेटजी रखी है फिलहाल के लिए। आपसे बात करते समय एक स्टेटमेंट आपने दिया कि हमारे पेरेंट हमारे ऊपर पर डे 500 रुपए खर्च करते हैं। इसके बारे में आप स्टूडेंट को क्या सुझाव देंगे? देखिए क्या होता है कि जब हम तैयारी में आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा इन्वेस्टमेंट फैमिली का होता है। तो इट्स मीन क्या है कि अब वो जो हमें पॉकेट मनी दे रहे होते हैं वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने उस इन्वेस्टमेंट को सेग्रेट किया कि मैं पर डे कितना खर्च कर रहा हूँ। तो यही है कि मैं पर डे 500 खर्च कर रहा हूँ, मतलब इट्स मीन उनका इन्वेस्टमेंट पर डे मेरे ऊपर 500 है। तो अगर आप किसी चीज पे इनपुट लगाते हैं तो उसका आउटपुट कितना है। अगर मैंने 500 का वर्क आज नहीं किया तो इट्स मीन है कि जो उन्होंने लगाया है वो डेफिसिट हुआ। तो अगर वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ तो यानी कि मैं ज्यादा समय लूंगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैंने खुद पे आकलन किया कि हाँ मेरा पर डे का 500 इन्वेस्टमेंट है, तो अगर मैं उसको लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट है। तो ये चीज मैंने खुद से कहा कि अगर वो इतना लगा रहे हैं तो मुझे भी उसका आउटपुट देना चाहिए। तो ये इसका मतलब तो कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। जी सर, मैं अपने आप को एज ए मॉनिटरी टर्म पे यूज कर रहा था। हाँ। कि हाँ मतलब अगर इसकी वैल्यू है अगर उस चीज की तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझेंगे। तो ऋषि, सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्या आपकी संघर्ष की यात्रा अब यहीं पर समाप्त होगी कि आगे भी चलेगी? सर क्योंकि मेरा सपना आईएएस बनने का रहा है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी आईएएस शुरू की है, तो मेरे पास अभी भी काफी अटेम्प्ट बचे हुए हैं। तो मैं तो ट्राई करूंगा कि मैं अभी उत्तराखंड का प्रशासक बना हूँ, आगे मैं पूरे भारत का प्रशासक मतलब ऐसा यूपीएससी निकालूं तो मुझे आईएएस बनना है। तो मेरा ड्रीम है आईएएस बनना। तो क्या यूपी पीसीएस का एग्जाम नहीं देंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं एज एसटीओ पे चयनित हुआ हूँ तो मेरा भी सपना है कि मैं एसटीओ के आगे मैं एसडीएम बनूं। तो वैसे ही है कि मुझे आईएएस बनना है, तो मैं यूपी भी दूंगा
और मुझे उत्तराखंड में है तो मैं उत्तराखंड का भी मैं एसडीएम बनने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इच्छाएं खत्म हो जाए तो विकास की यात्रा ही रुक जाएगी। हाँ तो सर, चूंकि यूपी की या उत्तराखंड की सबसे टॉप पोजीशन तो एसडीएम होती है, हाँ। तो मेरी रहेगी कि मैं उसको प्राप्त करूं। और ऐसे ही है कि मैं आईएएस से शुरू किया था, अगर मैं आईएएस बनता हूं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, और इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं कि आप अपने अंतिम गोल को अचीव करें। थैंक यू।